हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बीपीएससी में पूछे गए जितने भी दोस्तों भौतिक विज्ञान फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं जिसमें दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री की सीरीज, बिहार का करंट अफेयर्स, दोस्तों नेशनल करंट अफेयर्स और बिहार का सीरीज, बिहार स्पेशल का सीरीज में चला रहा हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके बीपीएससी और सीडीपीओ जो 67 बीपीएससी का एग्जाम जो 23 जनवरी को होगा दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फरवरी में दोस्तों सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों आप चैनल को देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चूंकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के रूप में, जिससे आपको आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं दोस्तों चैनल पर वीडियो का शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अब न्यूट्रॉन क्या है इसके लिए जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, पदार्थ के बारे में आप जानते हो दोस्तों, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और जो स्वतंत्र नहीं होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्मतम भाग होता है, सबसे क्या होता है? छोटा भाग होता है, सूक्ष्मतम भाग। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो खोज किया था दोस्तों वो जॉन डाल्टन ने किया था। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया दोस्तों? जॉन डाल्टन ने बताया कि दोस्तों परमाणु जो होता है उदासीन होता है। क्या बताया था इन्होंने दोस्तों? परमाणु क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब जितना नंबर ऑफ इसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दोस्तों, उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए, अगर ये परमाणु है तो बाद में पता चला कि दोस्तों परमाणु का विभाजन किया जा सकता है, और परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। मूल कण इसका देखिए दोस्तों, बीच में नाभिक होता है, इसमें होता है प्रोटॉन और क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। क्या हो गया दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में क्या करता है दोस्तों? चक्कर लगाते रहता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु जो है दोस्तों तीन मूल कणों से मिलकर बना है दोस्तों। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो गया दोस्तों? न्यूट्रॉन। याद रहेगा दोस्तों आपको। अब दोस्तों, अब परमाणु का खोज दोस्तों हुआ था 1897 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया दोस्तों? जे थॉमसन ने। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का दोस्तों जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दोस्तों कितना? निगेटिव चार्ज। इस पे होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या होता है दोस्तों? ये चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है दोस्तों, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो अब बात आता है दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दो चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक है दोस्तों परमाणु संख्या। क्या है दोस्तों? एक है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या दोस्तों क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसके दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर पूछ दे दोस्तों कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेश। तो प्रोटॉन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? धनावेशित। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु संख्या। इसको डिनोट करते हैं किससे? जेड से। ठीक है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या। क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है दोस्तों? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस किसका हो गया दोस्तों? संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब है, याद हो गया आपको। अब देखिए दोस्तों, तो अब अगर ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या, तो दोस्तों देखिए परमाणु संख्या को इस तरह नीचे जेड से लिख देते हैं, और यहां पे क्या लिख देते हैं दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों ऑक्सीजन का होता क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है दोस्तों? 16। यानी इसमें दोस्तों प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन मतलब दोस्तों क्या हो गया? परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन हो गया 8। अगर इसमें दोस्तों आपको क्या पूछ दे, इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? मैंने आपको बताया दोस्तों कि किसी भी परमाणु में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। अगर दोस्तों न्यूट्रॉन निकालना है आपको, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा दोस्तों?
क्या करिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा दीजिए, जेड में से ए को घटा दीजिए। यानी दोस्तों द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 16 - 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना हो गया दोस्तों, 8। इस तरह नाइट्रोजन में अगर पूछ दे दोस्तों, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और ये 14 होता है। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो 14 में से 7 को क्या कर देंगे तो घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन को लिखते हैं दोस्तों 1H1, तो इसका न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो दोस्तों 1 में से 1 घट गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो इस तरह दोस्तों आप बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन, तो इसीलिए दोस्तों किसका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होता। आप समझ गए दोस्तों। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, देखिए दोस्तों अब एंगस्ट्रॉम जो दोस्तों है तरंगदैर्ध्य की इकाई होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब इसमें दोस्तों थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक कोई मान लीजिए कोई कण कंपन कर रहा है या दोलन कर रहा है या कोई एक तरंग दोस्तों मूव कर रहा है, तो देखिए दोस्तों एक निश्चित टाइम के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद फिर से अपने इस पाथ को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं दोस्तों, दोहरा रहा है। फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर ये क्या कर रहा है दोस्तों, दोहरा रहा है। तो दोस्तों ये जहां से दोहराना शुरू करता है तो दोस्तों इसको एक बोलते हैं पूर्ण चक्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक पूर्ण चक्र। ठीक है दोस्तों, 1 साइकिल बोलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, एक साइकिल पूरा करने में किसी कण को या तरंग को जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंगदैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। एक फुल साइकिल पूरा करने में किसी कण को या किसी तरंग को जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। इसको दोस्तों लेमडा से डिनोटेड करते हैं। किससे दोस्तों, लेमडा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेमडा। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य यही है दोस्तों। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों सिग्नल में आप देखते हैं जो रेलवे में जो सिग्नल होता है उसका तरंगदैर्ध्य लाल का, इसीलिए लाल रंग का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों एक पूर्ण साइकिल करने में जितना टाइम लगता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, समय लगता है उसको बोलते हैं दोस्तों आवर्तकाल। क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्तकाल। ये भी याद रखिए। आवृत्ति, देखिए दोस्तों आवृत्ति क्या होता है, फिर से हम दोस्तों वही कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों यहां तक दोस्तों हुआ एक दोलन, फिर इसके बाद यहां क्या हुआ दोस्तों, दूसरा दोलन शुरू हुआ, फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तीसरा दोलन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए आवृत्ति होता क्या है दोस्तों, इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को दोस्तों आवृत्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोलन या कंपन। ठीक है दोस्तों, दोलन या कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवृत्ति एफ बराबर, आवृत्ति को एफ से लिखते हैं, तो एफ बराबर क्या, यहाँ पे कितना, मान लीजिए इकाई, यहाँ पे कितने दोलन हुए दोस्तों, 1 2 3। हमने मान लिया कि 3 दोलन करने में इसको दोस्तों कितना टाइम लगा, इकाई टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कितना, एक इकाई टाइम में कितना दोलन किया, 3। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। अब हम दोस्तों बोले कि मान लीजिए इसको जो दोलन करने में टी टाइम लगा, तो 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, टी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए टी हो गया आवर्तकाल। टी का हो गया दोस्तों आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1/आवर्तकाल। याद रहेगा दोस्तों, आपको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, आवृत्ति दे देगा आपको, आवर्तकाल पूछ देगा, आवर्तकाल दे देगा, आवृत्ति पूछ देगा। तो F बराबर 1/T एकदम दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों, याद रखिए। और आवृत्ति का मात्रक दोस्तों होता है हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी में दोस्तों अगर आपको आवृत्ति, ठीक है दोस्तों, तरंग का वेग, ठीक है दोस्तों, और तरंग दैर्ध्य के बीच अगर एक फार्मूला आपको मैं बताऊं तो दोस्तों उसका फार्मूला होता है v बराबर n लेमडा, चाहे v बराबर f लेमडा। n या f दोनों आवृत्ति को ही सूचित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए v बराबर n लेमडा याद रखना आपको आसान है। यानी कहने का मतलब तरंग का चाल बराबर क्या फार्मूला होता है दोस्तों, तरंग का चाल बराबर होता है दोस्तों आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज जो क्रिस्टल होता है वो किससे बना होता है। देखिए दोस्तों, घड़ी में जो उपयोग होता है दोस्तों वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों, SiO2 होता है दोस्तों। क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ऑप्शन गलत है, ये सोडियम सिलिकेट है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऑप्शन है दोस्तों क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल SiO2 इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब
इसका उपयोग और जगह भी होता है दोस्तों, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग जो है बहुत जगह होता है, ठीक है। इसका टेलीविजन में, रेडियो बनाने में भी उपयोग होता है। आगे दोस्तों, हर्ट्ज में क्या माना, अभी मैंने दोस्तों बताया कि हर्ट्ज में क्या माना जाता है, आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या दोस्तों, आवृत्ति F बराबर होता है 1/T, और एक होता है V बराबर F लेमडा, या इसी को N लेमडा भी बोल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको दोस्तों, मेरा जो स्पेशल वीडियो आएगा इस पे तरंग पे, आप उसमें दोस्तों न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति क्या होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति बराबर दोस्तों होता है क्या, कार्य बटा समय होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, P बराबर, जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P बराबर दोस्तों V/I, ठीक है दोस्तों। अब V क्या है दोस्तों, वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, और I क्या है, विद्युत धारा है। अब विद्युत शक्ति का दोस्तों मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आप याद रखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। अब थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, वोल्ट V बराबर फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला का दोस्तों, यहां से बहुत प्रैक्टिस। V बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है IR, जहां पे R क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। तो यहां से दोस्तों देखिए, P बराबर आप बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए। P बराबर दोस्तों VI भी हो गया। मैंने आप यहां से बताया V बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, IR, तो I गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, I²R। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R भी लिख सकते हैं, तो V/R का होल स्क्वायर इंटू R, तो V² क्या हो जाएगा दोस्तों, R। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, P बराबर VI, I²R और V²/R। दोस्तों इसमें से कोई फार्मूला पूछ देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शक्ति बराबर एक कार्य बटा समय, तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए, यहां से कोई भी फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों होता है एक हॉर्स पावर, आप सुने होंगे दोस्तों, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या एक HP का मोटर आप नाम सुने होंगे दोस्तों, ये कितना होता है, 746 वाट। तो यहां से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दृश्य स्पेक्ट्रम। अब देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले आप समझिए। स्पेक्ट्रम का नाम आते हैं आपके 2G 3G। देखिए दोस्तों, न्यूटन वैज्ञानिक के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों। न्यूटन ने देखा क्या दोस्तों, सूर्य की प्रकाश आ रहा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य है हमारा, ठीक है दोस्तों। सूर्य से किरणें निकल के किसी प्रिज्म से टकरा कर दोस्तों क्या हो रहा था, प्रिज्म से जब टकरा कर निकल रही थी तो दोस्तों न्यूटन ने देखा कि ये 7 भागों में विभक्त हो जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। इसमें से 7 कलर निकल रहे थे। इसी को दोस्तों, इसी पट्टी को दोस्तों स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सा था, बैजनिया पिनाला, ठीक है दोस्तों। कौन था, बैजनिया बैजनिया पिनाला। बैग का मतलब हो गया दोस्तों बैगनी। इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, बैगनी, ठीक है दोस्तों, जामुनी, नारंगी, हरा, पीला, नीला और दोस्तों क्या हो गया, लाल। तो ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए ये बैजनिया पिनाला था। तो ये न्यूटन ने देखा दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने, कि ये 7 भागों में विभक्त हो जाती है। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रम का क्या है मैं आपको बताऊं। ये दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम है, ये हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है, आप याद रखिए। जो मान लीजिए किसी पट्टी पे चाहे किसी पर्दे पर हम जब देखते हैं तो ये सातों की सातों चीज़ें दिखाई देती हैं, तो दोस्तों इसको दृश्य स्पेक्ट्रम बोले। इसका जो रेंज होता है दोस्तों देखिए, नैनोमीटर में अगर दृश्य स्पेक्ट्रम के रेंज की बात की जाए तो नैनोमीटर में दोस्तों होता है 320 नैनोमीटर से दोस्तों कितना होता है आपको 860 नैनोमीटर, ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझिए। और एंगस्ट्रम में यही पूछ दे, एंगस्ट्रम नैनोमीटर का मतलब 10 के पावर -9 होता है दोस्तों। एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। तो ये होता है दोस्तों 3200 एंगस्ट्रम से कितना होता है दोस्तों, 8600 एंगस्ट्रम, ठीक है, बस एक जीरो जुड़ जाता है। तो आप इसका तो आंसर दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन तो हो जाएगा, ठीक है, 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। अब दोस्तों अब कहिए कि दोस्तों ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम तो समझ गए। अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या है, अब दोस्तों होता क्या है कि लाल कलर के बाद भी हमको दोस्तों इसके कुछ कलर में ये विभक्त होता है। और दोस्तों बैगनी के पहले भी दोस्तों कुछ जो है ना हमको पर्दे पे कुछ मिलते हैं विकिरण, जो हमारी नग्न आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अवरक्त किरणें होती है, पाराबैंगनी किरणें होती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम, अदृश्य स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों, अदृश्य स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम है दोस्तों, जो लाल कलर के बाद मिलता है या बैगनी कलर के पहले। दोस्तों
इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा गया है, लेकिन दोस्तों हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ में आ गया होगा आपको स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही दोस्तों, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों वही 400 से 700 नैनोमीटर, यानी वही एंगस्ट्रॉम, यानी दोस्तों 320 से 800 नैनोमीटर के आसपास दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो दो बार बीपीएससी ये पूछा हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। ये दोस्तों बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है और पुराना वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी का। ये कब पूछा दोस्तों? बीपीएससी 2017 में। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप, हमको लगता है आप समझ गए होंगे। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए दोस्तों, आर्द्रता है क्या दोस्तों? आर्द्रता के द्वारा दोस्तों हम क्या मापते हैं? वायुमंडल में कितनी नमी है दोस्तों, इससे मापा जाता है दोस्तों। इससे हाइग्रोमीटर से मापते हैं दोस्तों। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापा है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा है दोस्तों? द्रव का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा है दोस्तों? द्रव का घनत्व। ठीक है दोस्तों, लैक्टोमीटर से क्या मापा है दोस्तों? दूध की शुद्धता, आप जानते हैं दोस्तों। पायरोमीटर से दोस्तों क्या मापता है? सूर्य का ताप, चाहे उच्च ताप। ठीक है दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? आर्द्रता मापते हैं, नमी, हमारे वातावरण में कितना नमी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दाब की क्या? देखिए दोस्तों, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए दाब बराबर होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? फोर्स पर यूनिट एरिया। इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बल, दाब बराबर क्या फॉर्मूला? बल बटा क्षेत्रफल। अब बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणे त्वरण, आप जानते हैं दोस्तों। ये होता है कितना दोस्तों? F बाई ए, P बराबर F बाई ए। और बल F बराबर क्या होता है दोस्तों? M में, आप जानते हैं फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक्सीलरेशन बराबर भी फार्मूला में बताता हूं दोस्तों। त्वरण, ए में त्वरण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। ठीक है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर बटा क्या होता है? समय। यानी मान लीजिए शुरुआत में इस तरह, तो ए बराबर लिखते हैं दोस्तों v माइनस यू बाई टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए टी बराबर क्या होता है? v माइनस यू। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? u प्लस ए टी। ये एक गति का फॉर्मूला है दोस्तों, u प्लस ए टी। तो देख लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। a बराबर v बाई टी भी लिखते हैं। जब वेग में परिवर्तन के, जब वेग समान हो तो v बाई टी हो जाएगा, वेग असमान हो तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, दाब बराबर P बराबर क्या होता है? F बाई ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फोर्स का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसका होता है मीटर स्क्वायर एरिया का। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चाहे न्यूटन वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं? न्यूटन वर्ग मीटर। समझ में आ रहा है बात दोस्तों? और इसी को दोस्तों न्यूटन वर्ग मीटर को ही दोस्तों पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पास्कल। तो दोस्तों न्यूटन वर्ग मीटर बोल दीजिए, चाहे दोस्तों इसको क्या बोल दीजिए? पास्कल बोल दीजिए, दोनों एक ही है दोस्तों। तो दाब की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? देखिए दाब का मात्रक दोस्तों फिर आ गया। दाब का मात्रक कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताइए दोस्तों? इसमें से दाब का मात्रक तो कोई होगा ही नहीं दोस्तों। अभी हम लोग दाब का मात्रक, दाब बराबर क्या फॉर्मूला दोस्तों? P बराबर F बाई ए, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलिए, चाहे इसको दोस्तों हिंदी में न्यूटन वर्ग मीटर बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, या इसी को पास्कल बोल दीजिए। तो इसमें से दोस्तों तो कोई है नहीं, तो ये ऑप्शन कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। यही याद रखना है आपको दोस्तों, क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पास्कल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पास्कल। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्न में कौन सी अदिश राशि? अब देखिए दोस्तों, अदिश और सदिश क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का दोस्तों परिणाम होता है मात्रक। देखिए दोस्तों, सदिश और अदिश, सदिश ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। परिमाण तथा क्या होता है दोस्तों? दिशा दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। वेग, ठीक है दोस्तों, विस्थापन, त्वरण, ठीक है दोस्तों, त्वरण, बल। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों? आपको सदिश राशि है। अदिश राशि दोस्तों, जिसमें ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है। क्या होता है दोस्तों? परिमाण। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा से मतलब नहीं होता है।
दिशा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है दोस्तों? चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल, दूरी, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई निश्चित चाल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अब दोस्तों यहां से हम लोग समझेंगे। अब जैसे दोस्तों देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों, वेग और चाल में मैं बनतर अब आप समझ जाएंगे दोस्तों। जैसे मैं एक शब्द बोला कि राम जो है, राम 10 किलोमीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो अब जब 10 किलोमीटर पर सेकंड बोले तो चाल हो गया वो। लेकिन अगर हम मैं इसी वर्ड को मैं बदल के बोलूं दोस्तों कि राम जो है 10 किलोमीटर चाल से उत्तर दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों हम उसको चाल ना बोल के क्या बोलेंगे दोस्तों? वेग बोलेंगे। तो जिसमें दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों रहे, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, मान रहे, तो दोस्तों उसको सदिश राशि बोल दिए। और जिसमें दिशा नहीं रहे, सिर्फ परिमाण रहे, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो यहां से दोस्तों निम्न में कौन सी अदिश राशि है दोस्तों? मैं अभी बताया। देखिए दोस्तों, बल है दोस्तों, वेग है, त्वरण है, ये तीनों सदिश राशि हो गया दोस्तों। और दाब क्या हो गया दोस्तों? अदिश राशि हो गया। ठीक है, दाब क्या हो गया दोस्तों? अदिश राशि। आपको याद रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए वीडियो को दोस्तों, बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है दोस्तों, निम्न में किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए दोस्तों, प्रतिबल यानी दाब भी होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला F/A ही होता है। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए प्रतिबल का। बल का दोस्तों आप जानते हैं F बराबर क्या फॉर्म होता है? M में द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। विकृति क्या होता है दोस्तों? देखिए, विकृति में आपको बता देता हूं दोस्तों, विकृति का मतलब होता है, विकृति कहने का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, ये दो विभिन्न राशियों का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, दो विभिन्न राशियों का अनुपात होता है, ये बीमाहीन होता है दोस्तों। क्या होता है? बीमाहीन होता है। विकृति मतलब किसी वस्तु की स्थिति में आई चेंज और उसका ओरिजिनल स्थिति, यानी एक ही राशि का दोस्तों ये अनुपात होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ये बीमाहीन होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। और दाब का फॉर्मूला आप जानती हैं दोस्तों, क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका तो यूनिट आप जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? पास्कल। बल का दोस्तों क्या होता है? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। अभी मैंने बताया कि दोस्तों देखिए, तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, एक कंपन में, चाहे तरंग द्वारा तय एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। तो तरंगदैर्ध्य कहने का मतलब कि एक तरंग को जितना टाइम लगेगा पूरा करने में दोस्तों, उसका तरंगदैर्ध्य, तो जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा वो हमको दोस्तों ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जिस कलर का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। तो याद करिए दोस्तों, रेलवे में होता है क्या दोस्तों? लाल कलर का जो दिखाना होता है, खतरे की घंटी दोस्तों, तो लाल कलर का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है दोस्तों। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। साफ साफ है, समझ में आ गया दोस्तों। याद रखिए, जिस कलर का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा वहां से हम ज्यादा से ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, ये परमाणु हो गया। ठीक है दोस्तों, परमाणु के बीच में जो भाग, परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग होता है दोस्तों। तो इसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये इसमें प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होता है दोस्तों? चक्कर लगाता है। आप जानते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है दोस्तों? ऋणावेशित होता है। और प्रोटॉन जो होता है दोस्तों क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित। तो परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाएगा दोस्तों? नाभिक कहलाएगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिक, या क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस। याद रहेगा दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। परमाणु का खोज किसने किया था दोस्तों? मैंने बताया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, एक ठोस जब डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो दोस्तों इस क्रिया को दोस्तों उधर्वपातन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। उधर्वपातन वह प्रक्रम है जिसको द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना, जब एक ठोस पदार्थ द्रव में बिना परिवर्तित हुए, एक ठोस पदार्थ द्रव में बिना परिवर्तित हुए
द्रव में बिना परिवर्तित हुए जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, याद रखिए। कॉस्मिक किरणें क्या है? देखिए दोस्तों, कॉस्मिक जो रेज है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें है दोस्तों। क्या है? कॉस्मिक जो रेज है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक किरण है। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है दोस्तों? किरणें हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, ये इसमें दोस्तों हाई एनर्जी होता है। इन किरणों में क्या दोस्तों होता है दोस्तों? हाई एनर्जी यानी उच्च ऊर्जा होता है, जो प्रकाश की गति से, इनका स्पीड जो होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोस्तों प्रकाश के चाल से दोस्तों चलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एक आवेशित कण है। कॉस्मिक रेज दोस्तों क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो दोस्तों किरणें हैं, जो ऊर्जा तथा इससे भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अब मैं आपको बताया हूं दोस्तों, ये किरणें जो दोस्तों क्या होती हैं, ये लाल कलर के ऊपर तथा बैंगनी कलर के दोस्तों क्या बनती है? नीचे बनती है। मैंने बताया ये नग्न आंखों से हम इसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था स्पेक्ट्रम में। तो दोस्तों कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण है। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम में क्या होता है दोस्तों? ये जी का मतलब दोस्तों जेनरेशन होता है। क्या होता है मतलब दोस्तों? जेनरेशन। रडार का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, रडार का जो आविष्कार किया दोस्तों रॉबर्ट वाटसन ने किया है। किसने किया था दोस्तों रडार का आविष्कार? रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में किया था दोस्तों। ठीक है, गॉड पार्टिकल क्या है? देखिए दोस्तों, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है। ठीक है दोस्तों, जिसकी परिकल्पना 1964 में की गई थी दोस्तों। इसके बारे में कहा गया है कि यह एक ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? गॉड पार्टिकल कहा जाता है। क्या बोला दोस्तों? गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण। हिग्स बोसॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू, इसकी खोज दोस्तों किसने किया था दोस्तों? मैं आपको यह भी बता देता हूं, इसका खोज दोस्तों किया था पीटर डब्ल्यू हिग्स, तथा दोस्तों किसने किया था? डब्ल्यू एलगट ने। किसने किया था दोस्तों? डब्ल्यू एलगट ने। तो दोस्तों ये पूछ सकता है, इन्हीं के नाम पे दोस्तों, हिग्स के नाम पे इसका हिग्स बोसॉन नाम पड़ा था दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि इसका अभी पूरी तरह से खोज नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अगर इसका खोज कर लिया जाता है तो दोस्तों बहुत सारे भौतिकी के रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। ठीक है दोस्तों, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, सन 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको दोस्तों? सर सीवी रमन को। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इनको दोस्तों, इनको साहित्य में कब मिला था दोस्तों? 1913 में। जितने भी भारतीय हैं दोस्तों, मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक हरगोविंद खुराना है। कौन है दोस्तों? हरगोविंद खुराना। इनको दोस्तों चिकित्सा में मिला था। किस साल दोस्तों? 1968 में। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन है दोस्तों? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको दोस्तों कब मिला था? इनको भौतिकी में 1983 में मिला था। ठीक है दोस्तों, तो मदर टेरेसा को आप जानती हैं दोस्तों, शांति के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा शांति कब मिला था दोस्तों? 1979। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रहे दोस्तों। और भी एक अमर्त्य सेन भी है दोस्तों, इनको कब मिला था? अमर्त्य सेन है। और भी भारत के लोगों को मिला है दोस्तों, अर्थशास्त्र में मिला है 1998 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, जो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने टेलीस्कोप को क्या किया था दोस्तों? खोजा था। इस सदी की शुरुआत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। आप जानते हैं दोस्तों किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। तो दोस्तों आविष्कार को भी पढ़ लेना है सारा। 1 माइक्रोन, देखिए दोस्तों 1 माइक्रोन
माइक्रोन दोस्तों किसके बराबर होता है, 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब दोस्तों 1/1000 mm के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 10⁻³ मिलीमीटर एक माइक्रोन। ठीक है, और अगर पूछ दे कि कितना, अब मिली को दोस्तों मीटर में बदलना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, मिली को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो एक माइक्रोन 10⁻³ mm के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज, देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, C/5 F-32/9। बस आप इसको याद रखिए दोस्तों। इसके आने वाले कोई भी, अब C हो गया दोस्तों सेल्सियस और F है फारेनहाइट। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप बना लेंगे। C/5 F-32/9। अब दोस्तों डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, 40, तो 40 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 F-32/9, तो 5 8 है 40, 8 9 72 प्लस कितना हो जाएगा 32 F, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, कितना हो गया दोस्तों 7 3 10 104 डिग्री। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगर आपको ये फॉर्मूला C/5 F-32/9, अगर दोस्तों मान लीजिए आपको कहा कि 40 डिग्री इसको केल्विन में बदलिए। ठीक है दोस्तों, 40 किस में बदलते हैं, केल्विन में। तो केल्विन बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 273 प्लस C, यानी जो भी आपको दिया रहेगा उसमें 273 जोड़ दीजिए, तो 273 प्लस 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 7 4 11 313 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन में बदलने का भी फॉर्मूला याद रखिए, और CF/F A-32/9। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लीजिए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। क्या दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहां पर। देखिए दोस्तों, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में। देखिए दोस्तों, एक मिश्रण है, ठीक है दोस्तों, किसी मिश्रण से, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, किसी भी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की जो तकनीक है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, याद रखिए। लोलक की कालाविधि किस पे, देखिए दोस्तों, अगर कोई लोलक है दोस्तों, घड़ी में आप देखते हैं दोस्तों, ये अगर घड़ी चल रही है तो यहाँ पे अगर लोलक होता है तो लोलक का जो आवर्त काल निकाला जाता है दोस्तों, T बराबर 2π√L/G से निकाला जाता है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों पाई का मान आप जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 22/7 या 3.14 रखते हैं। एल जो है दोस्तों लोलक की लंबाई है। ठीक है, और जी क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका भी मान आप जान लीजिए दोस्तों कितना होता है, जी का मान दोस्तों 9.18 होता है लगभग। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, लोलक की काल अवधि, लोलक का टाइम पीरियड या आवर्त काल दोस्तों पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो द्रव्यमान के ऊपर दोस्तों एकदम नहीं, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आप देख लीजिए दोस्तों, कर रहा है, लोलक की लंबाई है दोस्तों ये, तो ये किस पे निर्भर करता है दोस्तों, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई पर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बल दोस्तों कितना बार मैं बता दिया कि बल बराबर क्या दोस्तों, F बराबर ma लिखते हैं, बल बराबर दोस्तों द्रव्यमान गुणे क्या हो जाता है, त्वरण। ठीक है दोस्तों, फार्मूला मैं ऊपर ही बता चुका हूं आपको, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण। त्वरण ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने बताया, त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है दोस्तों, देखिए शुरुआत में वस्तु का चाल, देखिए दोस्तों शुरुआत में वस्तु यहाँ पर है, ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है। शुरुआत में वस्तु का चाल U है, और जब यह A से B तक गया तो यहाँ पर जाने पर चाल V हो गया, और यहाँ इतना दूर जाने में उसको T टाइम लगा। तो दोस्तों त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन की दर बटा में क्या होता है दोस्तों, समय। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा दोस्तों, V माइनस U, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, T। तो यही है दोस्तों, A बराबर फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, V माइनस U/T। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जामों में पूछेगा आपको। निम्न में कौन सी मैंने दोस्तों बताया, सदिश राशि वह है दोस्तों जिसमें बल भी होता है और क्या होता है दोस्तों, जिसमें परिमाण भी, और दूसरा सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा क्या हो दोस्तों, दिशा दोनों हो। परिमाण तथा दिशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, दोनों होनी चाहिए। तो वैसा में दोस्तों वेग है, ठीक है, वेग में है, बल में है, विस्थापन में भी है दोस्तों, आयतन जो है दोस्तों अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो अदिश राशि यही हो जाएगा आयतन। ये तीनों क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग, अब देखिए दोस्तों संवेग क्या होता है, ठीक है दोस्तों, संवेग, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। मान लीजिए कोई एक m मास का वस्तु है दोस्तों, वो किस A से B तक जाने में उसका वेलोसिटी दोस्तों v है, यानी वेग कितना है दोस्तों, v है, और m क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। तो अगर वस्तु का संवेग निकालना है, संवेग बराबर दोस्तों होता है क्या, द्रव्यमान गुणे वेग।
क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, यानी इसको p से नोट करते हैं, p बराबर क्या होता है दोस्तों, mv, याद रखिएगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग, अब वो भी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसको भी पदार्थ का संवेग, अब देखिए दोस्तों पदार्थ का संवेग क्या हो गया दोस्तों, mv, ठीक है दोस्तों। तो संवेग आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो यहां पे लिख लेते हैं संवेग बटा वेग। तो संवेग का फॉर्मूला होगा दोस्तों mv, और वेग का v, तो v से v कट गया तो वो क्या दिखाएगा दोस्तों, द्रव्यमान को। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है दोस्तों, 1000 मीटर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक पिकोग्राम, देखिए दोस्तों एक पिकोग्राम 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए एक फेम्टो है, ये एक नैनो है, ये एक माइक्रो है। ये क्या हो गया दोस्तों, एक माइक्रो, ये हो गया दोस्तों एक नैनो, ये हो गया दोस्तों एक फेम्टो, और ये दोस्तों एक क्या हो गया, एक है दोस्तों पिको। याद रहेगा दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहा बल क्या है। देखिए दोस्तों लिफ्ट जब नीचे की तरफ आता है, देखिए दोस्तों आप, ये लिफ्ट है दोस्तों, ठीक है, आप इसमें खड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, तो कहने का मतलब होता क्या है, त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों ना। जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, तो आपका भार जो है ना दोस्तों लिफ्ट पे पड़ता है, तो लिफ्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ऊपर जाने में, है कि नहीं दोस्तों। और यहाँ पे चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती का बल है वो किधर लग रहा होता है दोस्तों, नीचे। तो जब ऊपर जाते समय आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जबकि इसमें दोस्तों आपको नीचे आते समय आपका मतलब बहुत कम मेहनत करना पड़ता होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब नीचे आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, तो आपको समझिए दोस्तों आपको धरती की तरफ आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है। अब तक उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। आप फर्श पर आप देखते नहीं है दोस्तों, अगर बहुत तेजी से लिफ्ट, अगर मान लीजिए आप लिफ्ट में खड़े हैं, अगर दोस्तों टूट जाए लिफ्ट, मान लीजिए लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, तो जब आप नीचे गिरेंगे तो आपको भारहीनता का अनुभव होता है। इसलिए दोस्तों कि आपका भार क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है दोस्तों। याद रखिए लिफ्ट के 9.8 मिली सेकंड पर स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जितना आपका त्वरण है दोस्तों नीचे आ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण आप पे कितना लग रहा है दोस्तों, 9.8 लग रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप लिफ्ट का दबाव बहुत कम रहता है, ठीक है दोस्तों, शून्य के बराबर रहता है। वायु में ध्वनि तरंगे हैं, देखिए दोस्तों वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य होती है। अब दोस्तों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ध्वनि तरंगे दोस्तों दो तरह की होती है, एक दोस्तों होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है दोस्तों अनुप्रस्थ, ठीक है दोस्तों। दो तरंगे आपको पढ़नी है दोस्तों। देखिए प्रकाश जो है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे, डायरेक्ट यही दोनों पूछता ही है दोस्तों, और ध्वनि तरंगे हैं दोस्तों कितनी है, अनुदैर्ध्य। अब दोनों के बारे में बताऊंगा। अब ध्वनि तरंग का चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड के चाल से ध्वनि तरंगे चलती हैं, जबकि प्रकाश की तरंगे दोस्तों 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा ना दोस्तों, इस चीज को समझिए। अब देखिए दोस्तों अनुदैर्ध्य क्या होता है, ध्यान देखिए दोस्तों, यह हमारा हो गया, ये तरंग हो गया, ठीक है दोस्तों, ये तरंग चल रहा है। अब जिस डायरेक्शन में दोस्तों हमारा ये तरंग चल रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर माध्यम ये हमारा मान लीजिए दोस्तों, ये ना ये हमारा तरंग चल रहा है इसी तरह, ठीक है। और जो माध्यम के कण है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, तरंग को कहीं एक जगह से दूसरे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो माध्यम के कण है जो माध्यम के कण है इसी डायरेक्शन में अगर वो भी दोलन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब तरंग, देखिए दोस्तों अनुदैर्ध्य में क्या होता है, जब तरंग तथा माध्यम के कण एक ही दिशा में दोलन करते हैं, तो वो दोस्तों क्या हो गए, अनुदैर्ध्य। और जब अलग अलग दोलन करते हैं तो दोस्तों क्या हो गए, अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य है और प्रकाश तरंगे क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ है। आपको याद रखिए स्पीड 332 मीटर पर सेकंड, इसका 3 × 10 के पावर मीटर पर सेकंड, ठीक है।
विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, मैंने बताया विद्युत शक्ति इकाई वाट होता है दोस्तों। शक्ति का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, विद्युत शक्ति का P बराबर क्या होता है दोस्तों, VI/R, I/R। इन तीनों में से दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए दोस्तों टरबाइन और डायनेमो का मतलब हुआ दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब टरबाइन चलता है तो टरबाइन चलाने में दोस्तों क्या करना पड़ता है, टरबाइन चलाने के लिए दोस्तों उस पर मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलता है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी बहुत जगह से मिल सके। कहने का मतलब दोस्तों उसको चलाना पड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ये यांत्रिक ऊर्जा। अब दोस्तों देखिए टरबाइन और डायनेमो, आप अगर टरबाइन देखे होंगे आप दोस्तों तो सबसे पहले क्या चलाते हैं दोस्तों, कोयला जलता है। ठीक है दोस्तों, कोयला से टरबाइन में पानी रहता है दोस्तों। ठीक है, वो पानी दोस्तों गर्म होता है, पानी गर्म होकर भाप बनता है, भाप गर्म होकर दोस्तों टरबाइन नाचने लगता है। ठीक है दोस्तों, टरबाइन जो है घूमने लगता है। तो दोस्तों हुआ क्या, मैकेनिकल एनर्जी जब वो घूमा, कोई कार्य हुआ, ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ पे कार्य जब होता है तो मैकेनिकल एनर्जी लगता है। और वो जब टरबाइन घूमा दोस्तों तो घूम के क्या पैदा किया दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को बोलते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले, देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों 100 वाट का बल्ब है, ठीक है दोस्तों, और कितने घंटे जला है, 10 घंटे जला है, और कितना है, एक ही बल्ब है तो एक कर दीजिए, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 1000 वाट। जितना आए दोस्तों उसमें 1000 से भागा दे दीजिए, तो दोस्तों यही आपका 1 यूनिट बिजली हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर 2 बल्ब रहता तो 2 कर देते, तो 1 यूनिट मतलब दोस्तों इसी को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई दोस्तों क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों किलोवाट आवर, या इसी को बोलते हैं दोस्तों 1 यूनिट। तो ठीक है दोस्तों, अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलेगा तो कितना इकाई खर्च होगा दोस्तों, 1 इकाई बिजली खर्च हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कैसे निकालना है, जितना देर उसको गुणा करिए और लास्ट में 1000 से भागा दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, किलोवाट घंटा। आप याद रखिए दोस्तों, कोई भी पूछ सकता है, किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, इसी को बोलते हैं किलोवाट घंटा को। ठीक है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका बना होता है, देखिए दोस्तों अगर एक सेल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक सेल है, इसमें दोस्तों एक एनोड होता है और एक क्या होता है दोस्तों, कैथोड होता है। आप जानते हैं ये क्या हो गया दोस्तों, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में अब जो विद्युत अपघट्य का मतलब दोस्तों ये पानी जो रहता है, ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघट्य। तो दोस्तों इसमें हम क्या यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघट्य क्या हो गया, यह जो पानी यूज किए। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, या क्या रहता है दोस्तों, जिंक क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। डायनेमो क्या करता है, अभी मैंने बताया दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर में देखते हो दोस्तों, आप घर का पानी वाला मोटर चालू करते हैं तो यानी उसमें बिजली देते हैं, और वो बिजली देते हैं तो क्या होता है, मोटर नाचने लगता है। यानी दोस्तों विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सिंपल सोचिए, आप घर में बिजली का लाइन दिए यानी विद्युत ऊर्जा दिए, तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है दोस्तों, मोटर को नचाता है। तो जब कोई मोटर नाचा अपने से कार्य करता है तो यांत्रिक ऊर्जा हुआ दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है दोस्तों, विद्युत धारा देखिए दोस्तों आमीटर में से मापी जाती है। अब दोस्तों विद्युत धारा को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये एक दोस्तों लोहा का, मान लीजिए एक लोहा है दोस्तों, लोहा का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, लोहा एक। अब दोस्तों चालक 3 तरह के चीज होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। देखिए दोस्तों, जिससे होके करंट पास कर जाए पूरी तरह से उसको दोस्तों चालक बोलते हैं। तो ऐसा लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया दोस्तों, तांबा हो गया, ये सब विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, चालक होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक चालक है, ठीक है,
जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगते हैं दोस्तों, मूव करने लगते हैं। क्या होने लगते हैं दोस्तों, मूव करने लगते हैं जब इससे करंट पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन बोलिए चाहे आवेश बोलिए, एक ही बात है दोस्तों। तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ मूव करने में, कि यहाँ से यहाँ मूव करने में टी टाइम लगा, तो आई बराबर दोस्तों करंट बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। ठीक है दोस्तों, कितना टाइम में कितना आवेश मूव किया, यानी क्यू बटा क्या होता है दोस्तों, टी होता है। और एक फॉर्मूला दोस्तों, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई बराबर दोस्तों आप जानते हैं 1.6 गुणे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया दोस्तों, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक चार्ज बनाया। तो आई बराबर एन ई बाई टी, या क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर क्यू बाई टी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIA है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा आमीटर से मापा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, विद्युत धारा किससे मापा जाता है दोस्तों, आमीटर से मापा जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों, बताया था न्यूटन वाला कि इसको एक प्रिज्म से गुजार दो तो ये 7 रंगों में क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम भी आपको बताया था। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति प्लस इसकी फोकस दूरी, देखिए दोस्तों, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा लेंस का क्षमता। याद रहेगा दोस्तों, और लेंस का क्षमता दोस्तों डायप्टर में मापा जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी अगर निकालना हो, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई लेंस की क्षमता कितना है दोस्तों, 2 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, या इसी को दोस्तों मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 5 बटा 10 गुणे 100 से गुणा कर देंगे, तो 10 दहिया 100, यानी 50 क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर। तो सी हो जाएगा आंसर दोस्तों, याद रहेगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ हमेशा दोस्तों संकेत करती है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को निरूपित करती है और हमेशा उत्तर की दिशा की ओर संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, देखिए दोस्तों, श्वेत प्रकाश एक प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प द्वारा पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है। ठीक है दोस्तों, यह किस में पैदा होती है, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा जो करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, तंतुओं को गर्म कर दीजिए, जितना गर्म करिएगा उसके अंदर दोस्तों श्वेत प्रकाश पैदा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिए गए थे, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था दोस्तों। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए दोस्तों इनको मिला था। इन्होंने बताया था कि कैसे जब किसी हम चालक से दोस्तों, किसी भी कंडक्टर से जब हम करंट पास करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने बताया था दोस्तों। इसी के लिए उन्हें दोस्तों 1921 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। भौतिकी का दिया गया था दोस्तों, नोबेल दिया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु प्रयोग, दोस्तों देखिए यूरेनियम यूज होता है दोस्तों। आप जानते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है यूरेनियम से। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं ना, यूरेनियम से क्या पैदा होता है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा हम पैदा करते हैं दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, देखिए दोस्तों, अगर कमरे में कंप्रेस्ड गैस हो। ठीक है दोस्तों, कमरे में मतलब ऐसा गैस जिसको दोस्तों ना दबाया गया हो, कहने का मतलब ना दाब दे के, जैसे किसी मान लीजिए दोस्तों, जैसे हमारे गैस जो हमारे दोस्तों जो सिलेंडर होता है उसमें गैस दोस्तों कंप्रेस्ड करके भरा रहता है। तो अगर उस कंप्रेस्ड गैस को हम कमरे में छोड़ दें तो कमरा दोस्तों क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, संपीड़ित गैस या कंप्रेस्ड गैस को अगर हम अपने कमरे में छोड़ दें तो दोस्तों कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों, टीन और शीशे का मिश्र धातु दोस्तों होता है। इसका गलनांक दोस्तों निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक निम्न तथा उच्च प्रतिरोध का बना होता है। ठीक है दोस्तों, कम से कम इससे विद्युत धारा पास करें। ठीक है दोस्तों, और जल्दी गल जाए। ठीक है दोस्तों, कि इससे हमारे घर के जो चीजें हैं वो बची रहें। ठीक है दोस्तों, फ्यूज लगे रहने से होता क्या है कि फ्यूज मेन सर्किट में लगाया जाता है दोस्तों। करता क्या है ये दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आया तो ये पहले ही टूट जाएगा और सारे सर्किट को मेन सर्किट से हटा देगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा घर जो है क्षति से बच जाएगा।
अतिचालक का लक्षण क्या है? देखिए दोस्तों 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में दोस्तों हुआ क्या था? देखिए दोस्तों 1911 में 1911 में जो वैज्ञानिक थे एच के ओनस, कौन थे दोस्तों? एच के ओनस जो है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों क्या किया था दोस्तों? अतिचालक का खोज किया था। किसका खोज किया था दोस्तों? अतिचालकों का इन्होंने क्या किया था दोस्तों? खोज किया था। और अतिचालकों का खोज करते समय दोस्तों इन्होंने दो तीन चीजें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों वर्ष 1911 की बात है दोस्तों। ये कब की बात है दोस्तों? वर्ष 1911 की बात है, जब एच के ओनस ने दोस्तों उच्च अतिचालकों की खोज की। अब दोस्तों अतिचालक होता क्या है, ये थोड़ी सी चर्चा का विषय है दोस्तों। अतिचालक होता क्या है? तो देखिए दोस्तों अतिचालक का मतलब हुआ उन्हें धातुओं के कुछ नमूनों पर दोस्तों एच के ओनस ने काम किया। दोस्तों इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? एच के ओनस ने। किसने खोज किया दोस्तों? एच के ओनस ने। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया दोस्तों? 4.2 केल्विन ताप, बहुत ज्यादा ताप हो गया दोस्तों, 4.2 केल्विन ताप पर उन्होंने देखा कि पारे का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ऐसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध रहे नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है दोस्तों जिसमें दोस्तों प्रतिरोधकता नहीं है। यानी कहने का मतलब प्रतिरोध वो होता है दोस्तों, चालक है, अगर हम उससे करंट दे तो उसको थोड़ा सा रोके, ठीक है दोस्तों, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक ऐसा पदार्थ खोजा जिसमें प्रतिरोध था ही नहीं, तो वो दोस्तों 4.2 केल्विन ताप पर ऐसा पॉसिबल था। ठीक है दोस्तों, तो इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? अतिचालक बोलते हैं। तो अतिचालक का लक्षण होता है दोस्तों शून्य पारगम्यता। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? शून्य पारगम्यता। ठीक है दोस्तों, शून्य पारगम्यता होता है। शून्य पारगम्यता का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? परमिएबिलिटी बोल दिए दोस्तों। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। ठीक है दोस्तों हिंदी में। तो ऐसा चालक जिसमें एकदम प्रतिरोध रहे ही ना। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों सिंपल बात है, लोहा जो है दोस्तों वो उष्मा का अच्छा सुचालक है दोस्तों। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है दोस्तों वो जल्दी ठंडा भी हो सकता है और जल्दी क्या हो सकता है दोस्तों? गर्म भी हो सकता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए दोस्तों, आप जानते हैं मैंने बताया दोस्तों कि अगर कमरे में संपीड़ित गैस को छोड़ दिया जाए, देखिए दोस्तों कमरे का रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? कमरे का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण कमरा थोड़ा सा क्या हो जाता है दोस्तों? गर्म हो जाता है। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों याद रखिए, इसके बारे में हो जा रहा है दोस्तों। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर श्रृंग। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका दो उत्तरोत्तर श्रृंग। कहने का मतलब दोस्तों ये और ये, ठीक है। मान लीजिए यहां तक अगर लेमडा है दोस्तों, ठीक है, यहां तक क्या है दोस्तों? लेमडा है। तो ये दोस्तों ये आधा दूरी हो जाएगा, लेकिन यहां से अगर यहां तक अगर ले ले तो दोस्तों ये भी तो लेमडा के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ध्यान से सोचिए, फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, चल रहा है, दोनों एक ही लाइन में है, तो अगर यहां से यहां तक दोस्तों क्या है? लेमडा है। तो दोस्तों हम यहाँ आधा एकदम बीच में से ले लिए और यहाँ इसके बीच में, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? लेमडा। तो यही बोला दोस्तों, दो ऊंचाइयों और दो नीचे के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? लेमडा बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त, दो ऊंचाइयां या दो नीचाइयां, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तरंगदैर्ध्य, याद रखिए, लेमडा। आने वाले मौसम में आने वाले किस प्रकार के, देखिए दोस्तों पढ़ने में काम आने वाले, ये गलती है दोस्तों, पढ़ने में काम आने वाले, ठीक है दोस्तों, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? ठीक है दोस्तों, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं दोस्तों? तो पढ़ने वाला लेंस तो दोस्तों उत्तल होता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ने में काम आने वाले लेंस हमेशा दोस्तों किसको दूर करेंगे? दूरदृष्टि दोष को। इसको दोस्तों दूरदृष्टि दोष को। अब देखो कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दोस्तों होता क्या है, व्यक्ति दूर की वस्तु तो देखता है परंतु नजदीक नहीं देख पाता है। दूर की वस्तु क्या होता है दोस्तों? देखता है परंतु नजदीक की नहीं देख पाता। तो पढ़ाई में दोस्तों यही जरूरी है, परंतु नजदीक की नहीं देख पाता।
ठीक है दोस्तों। तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस। इस तरह दोस्तों निकट दृष्टि दोष में होता क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों, निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की दोस्तों नहीं दिखाई देती, ठीक है दोस्तों, परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों इसके लिए क्या यूज करते हैं, अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, दोनों याद रखिए। ये दोस्तों हो गया मेट्रोपिया और इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, याद रखिए। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है दोस्तों, मैंने बताया था ध्वनि का वेग 330 मीटर या 330 से 332 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों, याद रखना है इसको। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर ध्वनि का वेग पूछ दे तो दोस्तों किस में होता है, कांच में होता है दोस्तों। कांच में देख, ठोस में होता है, कांच में दोस्तों लोहा में होता है सबसे ज्यादा दोस्तों। लोहा में कितना होता है दोस्तों, लोहा में होता है 5950। एल्यूमिनियम ठोस में ही सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा दोस्तों अगर पूछे तो। एल्यूमिनियम में दोस्तों कितना होता है 6420। और निर्वात में ध्वनि का वेग दोस्तों कितना होता है, 0 होता है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती। ठीक है दोस्तों, स्टील में दोस्तों कितना होता है 5960। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, देखिए दोस्तों जो प्रकाश है दोस्तों वो तरंग और कण दोनों के समान होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है दोस्तों वेव जैसा भी करता है नेचर और उसका पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरह का नेचर है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, देखिए दोस्तों आकाश नीला होने का रीजन है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखता है दोस्तों। अब प्रकीर्णन होता क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों वायु में जो धूल कण होते हैं, वातावरण में जो धूल कण होते हैं, जब उसे सूर्य की किरणें टकराती हैं तो दोस्तों होता क्या है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो जाता है दोस्तों, इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। इसमें जो दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं वो इधर उधर बिखर जाती है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विकर्णन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रक्रिया में दोस्तों बैगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम दोस्तों हरा, पीला, नारंगी और लाल का होता है। ठीक है दोस्तों ना, जब सूर्य की किरणें आकर दोस्तों हमारे वातावरण के धूल कणों से टकराती हैं तो वो होता क्या है दोस्तों, जो भी किरणें वो सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी और नीले रंग का होता है, जिसके कारण हमारा आकाश जो है दोस्तों नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। पानी का घनत्व अधिकतम सबसे ज्यादा किस पे होता है दोस्तों, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कब किस पे होता है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। 80 डिग्री फारेनहाइट फिर से फॉर्मूला होता है तो C/5 F - 32/9 फॉर्मूला आपको बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो 80/5 × 9 + 32 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, F 5/8 40, 72 + 32 7 3 10 कितना दोस्तों 104 डिग्री फारेनहाइट। दोस्तों देखिए बहुत बार बीपीएससी पूछा हुआ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति का होने का रीजन क्या है, देखिए दोस्तों ये वर्षा की जो बूंदी होती है दोस्तों, वर्षा की बूंदे तो होता क्या है दोस्तों, जो वर्षा की बूंदे ये जो है ना दोस्तों ये सेंटर के तरफ एक फोर्स लगाती हैं, एक जैसा फोर्स दोस्तों सेंटर की तरफ इसमें लगता है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, जो वर्षा की बूंदे हैं वो दोस्तों सिकुड़ना चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी सिकुड़न को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण दोस्तों पृष्ठ तनाव, इसी फोर्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। जो बूंदे होती है दोस्तों उसके अंदर जो वो है ना सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती हैं, उसी फोर्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना दोस्तों अपने सतह को सिकुड़ाना चाहती है, इसीलिए सेंटर की तरफ क्या लगाती है दोस्तों, वर्षा की बूंदे एक फोर्स लगाती है, उसी को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है दोस्तों, ये चंद्रमा के कारण आती है दोस्तों। महासागर में ऊंची जल तरंगों का कारण चंद्रमा है। देखिए दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। ठीक है दोस्तों चंद्रमा जो है सूर्य के बहुत नजदीक है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, तो चंद्रमा में दोस्तों आकर्षण बल होता है। क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा में आकर्षण बल होता है, चंद्रमा में आकर्षण बल होता है
ठीक है दोस्तों, जिसके कारण समुद्र तरंगे ऊपर उठती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, समुद्र तरंगे क्या होते हैं दोस्तों, ऊपर उठती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा आगे है। तो ठीक है दोस्तों, चंद्रमा हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जब तो क्या होता है, तो दोस्तों आप जानते हैं जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा। परंतु देखिए दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है हमारे शरीर के अंदर निहित होता है, लेकिन उसका भार जो है दोस्तों, W बराबर देखिए दोस्तों mg फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, भार जो है दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, जी पर, और पृथ्वी का जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 9.8 होता है, लेकिन चंद्रमा जाने पे दोस्तों ये बदलते चला जाता है। तो जहां जहां हम जाएंगे दोस्तों, जी बदलने से हमारा भार क्या होते रहेगा दोस्तों, बदलते रहेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्न में किससे प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों, सूर्य से। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत दोस्तों नाभिकीय संलयन है। होता क्या है दोस्तों, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे से मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, और दोस्तों यही हीलियम ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह। वर्ष दीर्घतम, प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसकी कक्षा है दोस्तों, इसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में दोस्तों लगभग 248 साल लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसको दोस्तों, अब तो प्लूटो दोस्तों हमारे इससे हट गया दोस्तों। ठीक है, तो प्लूटो को दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाने में 248 वर्ष होता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, मैंने बताया था लगभग 8 मिनट में दोस्तों पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है दोस्तों, कितना, 8 मिनट 19 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितना, 8 मिनट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, ये तो आप सबको ही जानते हैं, बृहस्पति है दोस्तों, आपको कहने के। और सबसे छोटा ग्रह अगर पूछे सबसे, तो कौन है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह भी दोस्तों कौन है, बृहस्पति ही है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए दोस्तों, सी है, आप जानते हैं दोस्तों, बेसिक भी है, फोर्ट्रान भी है दोस्तों, फास्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, फास्ट नहीं है भाषा। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में उपयोग होती है दोस्तों, ये टंगस्टन है। टंगस्टन दोस्तों रोशनी के बल्बों में दोस्तों उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है दोस्तों, अर्धचालक दोस्तों जर्मेनियम होता है दोस्तों। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों अर्धचालक के रूप में उपयोग होता है। परमाणु नाभिक, देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में दो चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाता है दोस्तों, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा से बड़ा ऊर्जा किसी का नहीं है दोस्तों। परमाणु बम का सिद्धांत दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है दोस्तों। सूर्य के ऊर्जा सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर, परमाणु विखंडन इस पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, परमाणु विखंडन का मतलब होता है दोस्तों, एक बड़ा परमाणु है, वो क्या हो गया दोस्तों, दो टूट गया दोस्तों, दो भागों में। तो जब टूटता है दोस्तों तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण दोस्तों विस्फोट होता है। याद रखिए दोस्तों। ठीक है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नोबेल गैस, इसी को दोस्तों अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्रिय गैस जो है दोस्तों रेडॉन नहीं वायु में मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और दोस्तों अन्य रेडॉन गैस कौन कौन से दोस्तों, अक्रिय गैस हीलियम है दोस्तों, नियॉन है, आर्गन है, ये सब दोस्तों वायु में मिलती है, लेकिन क्या नहीं मिलता है दोस्तों, रेडॉन नहीं मिलता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? देखिए दोस्तों, बिजली का जो है वो किस पर आधारित दोस्तों, वाट पर आधारित होता है दोस्तों।
किलोवाट घंटा। आप पढ़े ना दोस्तों, किलोवाट पर घंटा को दोस्तों हम विद्युत ऊर्जा इससे क्या करते हैं दोस्तों, मापन करते हैं किलोवाट घंटा से। विद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं दोस्तों, मापन करते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम है दोस्तों। यूरेनियम बहुत भारी धातु है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। U9235 दोस्तों 238 इसका होता है दोस्तों, ठीक है। पर देखिए ये परमाणु द्रव्यमान संख्या है दोस्तों इसका, ठीक है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? देखिए दोस्तों, इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। हमको आशा है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा दोस्तों। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज मैं आपके लिए भी लेकर आऊँगा, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए दोस्तों। अगले दिन मैं दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री की सीरीज लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।